आपने युद्ध पर कई विश्लेषण देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन यकीन मानिए ये वाला बहुत पर्सनल है, क्योंकि कल सुबह तक मैं और मेरा परिवार हम सब दुबई में थे और आज पूरी की पूरी खाड़ी आग की लपटों में है। शुरुआत हुई एक बहुत ही मामूली सी चीज से, एक कैंसिल हुई फ्लाइट। सब कुछ मतलब बिल्कुल नॉर्मल था, एक आम छुट्टी की तरह। हम सुबह सुबह एयरपोर्ट पहुंचे। दुबई से हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी और सच कहूं हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि दुनिया बस कुछ ही घंटों में बदलने वाली है। किस्मत अच्छी थी कि हमारी फ्लाइट तो टाइम पर निकल गई, लेकिन टेक ऑफ के कोई 2-3 घंटे बाद ही हमें खबर मिली कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। असली कहानी तो हमें लैंड करने के बाद पता चली, जब शाम तक ये तस्वीरें, ये वीडियो आने लगे कि दुबई एयरपोर्ट पर चारों तरफ धुआं ही धुआं है। बुर्ज खलीफा के ऊपर ड्रोन को हवा में ही मार गिराया जा रहा है और तो और मशहूर बुर्ज अल अरब पर मिसाइलों का मलबा गिर रहा है। और ये सब देखना सच में दिल दहला देने वाला था, खासकर इसलिए क्योंकि मेरे परिवार के कुछ लोग मेरे साथ ही थे जिनकी फ्लाइट कुछ घंटे बाद थी और उनकी फ्लाइट बदकिस्मती से कैंसिल हो गई। वो लोग वहीं दुबई एयरपोर्ट पर फंस गए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर दुबई में हुआ क्या था, मामला कितना करीबी था। देखिए, पाम आइलैंड का जो फेयरमाउंट होटल है जहां धमाके की खबर आई, वो हमारे होटल से बस सड़क के उस पार था, इतनी पास। एयरपोर्ट को तो पूरी तरह से खाली करा लिया गया था, चारों तरफ बस अफरा तफरी और डर का माहौल था। अच्छा, अब दुबई से थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि बड़े पर्दे पर क्या चल रहा था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक जबरदस्त मिलिट्री हमला शुरू कर दिया था। इसका कोड नेम रखा गया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, ये एक पूरा प्लान, कई दिनों तक चलने वाला ऑपरेशन था। और निशाना सिर्फ बिल्डिंगें नहीं थी, निशाना था सीधा ईरान का टॉप लीडरशिप। और सबसे चौंकाने वाली खबर तो ये आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के ठिकाने पर भी हमला हुआ और बाद में ईरान के सरकारी टीवी ने खुद इस बात की पुष्टि की कि वो इस हमले में मारे गए हैं। अब जाहिर है ईरान चुप तो नहीं बैठने वाला था। जवाब में ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 और उन्होंने सिर्फ इजराइल को निशाना नहीं बनाया बल्कि पूरे गल्फ रीजन में जवाबी कार्रवाई की। और देखते ही देखते ये पूरा इलाका एक जंग के मैदान में तब्दील हो गया। ईरान ने सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को ही नहीं बल्कि सिविलियन इलाकों पर भी हमले किए। सोचिए, दुबई के 5 स्टार होटल से लेकर कुवैत और बहरीन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स तक को निशाना बनाया गया। इससे ये लड़ाई और भी ज्यादा भयानक हो गई। और अब जरा सोचिए, इन्हीं खाड़ी देशों में 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय रहते हैं। जी हाँ, 1 करोड़। जहाँ ये मिसाइलें गिर रही हैं, वहाँ हमारे अपने लोग हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, लाखों भारतीय कामगार जो इस जंग के बिल्कुल बीचों बीच फंस गए हैं। हाँ, इस सब के बीच एक राहत की बात जरूर थी। यूएई का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी मजबूत निकला। ईरान ने जो 1137 मिसाइलें दागी, उनमें से 1132 को हवा में ही रोक लिया गया। मतलब जो ज्यादातर आग और तबाही की तस्वीरें हमने देखी, वो असल में इन रोकी गई मिसाइलों और ड्रोन के मलबे के गिरने से हुई। पर यह बढ़ता हुआ संघर्ष भारत के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। इसके आर्थिक और कूटनीतिक नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। देखिए, भारत अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। हमारा 50% से भी ज्यादा कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इसी रास्ते से आता है। और अब खबरें ये आ रही हैं कि ईरान की सेना ने इस बेहद जरूरी रास्ते को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चिंता की बात है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत को तेल मिलना बंद हो सकता है और इसका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छुएंगे, हर चीज को लाने ले जाने का खर्चा बढ़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी और हमारे रुपए पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इस पूरी कहानी में टाइमिंग देखिए, भारत के प्रधानमंत्री इस हमले से ठीक 2 दिन पहले ही इजराइल के दौरे से लौटे थे। वो नेतन्याहू से मिल रहे थे। बाद में इजरायली अधिकारियों ने खुद बताया कि इस हमले की प्लानिंग तो हफ्तों से चल रही थी। इससे जाहिर है इस दौरे की टाइमिंग पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? ये सब अचानक नहीं हुआ, इसकी नींव महीनों पहले से रखी जा रही थी। कहानी शुरू होती है दिसंबर 2025 में। ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ गई। लोग सड़कों पर उतर आए,
सरकार ने इन प्रदर्शनों को बड़ी बेरहमी से कुचला। इसके बाद अमेरिका ने इस इलाके में अपनी फौजें बढ़ानी शुरू कर दी और सबसे अजीब बात, हमले से ठीक एक दिन पहले ओमान के मंत्री ये कह रहे थे कि अरे शांति समझौता तो बस होने ही वाला है, और अगले ही दिन बम बरसने लगे। अमेरिकी लीडरशिप की तरफ से तो महीनों पहले से ही ऐसे सिग्नल मिल रहे थे, जैसे जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप का वो मैसेज जिसमें उन्होंने ईरान के प्रदर्शनकारियों से कहा था मदद रास्ते में है। लेकिन इस पूरी लड़ाई की शायद सबसे दिल तोड़ने वाली तस्वीर ईरान के मिनाब शहर से आई, जहां लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर बम गिराया गया। ये हमला दिन में हुआ जब स्कूल बच्चों से खचाखच भरा था और इसमें कम से कम 100 बच्चों की जान चली गई, 100 मासूम बच्चे। और विडंबना देखिए, इस हमले के बाद जबकि पहला हमला अमेरिका और इजराइल ने किया था, इजराइल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आता है, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ये सब कुछ हमें इतिहास के पन्ने पलटने पर मजबूर करता है और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये पूरी स्क्रिप्ट जानी पहचानी लगती है ना? बिल्कुल साल 2003 की तरह, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। तब भी यही कहा गया था कि एक तानाशाह को हटाकर शांति और लोकतंत्र लाएंगे। लेकिन हुआ क्या? दशकों की अस्थिरता और नए नए आतंकवादी संगठनों का जन्म। तो आज सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा सवाल यही है, गद्दाफी और सद्दाम को हटाने के बाद लीबिया और इराक का जो हाल हुआ उसे देखते हुए क्या ये विदेशी हमला ईरान के लोगों को आज़ादी दिलाएगा, या फिर ये देश भी एक और फेल्ड स्टेट, एक और नाकाम मुल्क बनकर रह जाएगा?